हाँ, तो कैसे आप सब? आई होप बहुत बढ़िया हैं। और आप सभी का स्वागत है मंगलम जेपीसी के इस चैनल के ऊपर। यहाँ पर बेसिकली अगर आप न्यू हैं तो आपको बताना चाहूँगा, जेपीसी का जो झारखंड स्पेशल जो बेसिकली है, हम उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। और आप सीखेंगे यहाँ पे डिटेल से कि जेपीएससी में जो सिलेबस है बेसिकली, इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारा ये फ्री बैच होगा जहाँ पे हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। ये है आपका मुंडा शासन व्यवस्था और इससे करीब एक प्रश्न आने वाले हैं आपको, और 8 क्वेश्चंस टोटल झारखंड के इतिहास सेक्शन ए से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन। आज हम इसी प्रक्रिया में आगे देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था 8 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। शुरुआत का जो 7 लेक्चर्स होंगे, इस 7 लेक्चर्स में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, और जो फाइनल 8वां लेक्चर होगा वहाँ पर हम जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उसे लगाएंगे और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था, पीपीटी ओपन हो जाती है, ठीक है। हाँ, मुंडा शासन व्यवस्था कंप्लीट करने के बाद आज हम देखने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था को, ठीक है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो बहुत हद तक मुंडा शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। आपको याद होगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा और मानकी हुआ करते थे। एक रिकेप में आपको कर देता हूँ। हमने देखा था कि हाथू, ग्राम लेवल को हाथू कहते थे। इससे ऊपर जो होता था उसे हम पट्टी कहते थे, और सबसे ऊपर जो होता था उसे हम पढ़ा राजा कहते थे, पढ़ा पंचायत बेसिकली, ठीक है। हाथू का जो प्रमुख हुआ करते थे इसे हम मुंडा कहते थे, या फिर इसी को हम हाथू मुंडा कहते थे, हाथू मुंडा, ठीक है। पट्टी के जो प्रमुख हुआ करते थे इन्हें हम मानकी कहते थे, और पढ़ा पंचायत के प्रमुख को हम पढ़ा राजा कहते थे। हमने वहां पर ये भी देखा था कि मुंडा शासन व्यवस्था में हाथू सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की, और पढ़ा पंचायत सबसे बड़ी इकाई हुआ करता था प्रशासन का। हाथू के प्रधान को हाथू मुंडा या सिंपल मुंडा कहते थे, और पढ़ा पंचायत के मुखिया को, प्रधान को पढ़ा राजा कहते थे। ये गांव की मुंडा शासन व्यवस्था की सर्वोच्च शासन इकाई हुआ करती थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नागवंशी शासन व्यवस्था में हमको देखना है कि जो आपका पढ़ा पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, और मानकी को रिप्लेस किया भूइहर ने। याद रखना, ये आपको इम्पोर्टेंट है। भूइहर, जो रोल यहाँ पर मानकी का था वही रोल अब यहाँ पर भूइहर का होगा। रोल इन द सेंस कि मानकी को स्थान पे आप यहाँ पे भूइहर देखेंगे, ठीक है। तो एक दो शब्दावली यहाँ थोड़ी चेंज हुई है, इसे आपको समझना होगा। इन दोनों शब्दावली के बारे में आपको समझना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पढ़ा को रिप्लेस किया है यहाँ पे, और पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, और मानकी को भूइहर कहा जाता है नागवंशी शासन व्यवस्था में। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में एक चीज और जो महत्वपूर्ण आप देखोगे, 64 ईसा पूर्व में नागवंशी का उदय हुआ, नागवंशी आए। अब आपने देखा था कि 600 ईसा पूर्व में मुंडा आए थे, यहाँ पे मुंडा जनजाति आए थे झारखंड में, और 600 बीसी के बाद लगभग लगभग अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर अगर 600 बीसी था तो यहाँ से ये आपको पूरा मुंडा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 64 एडी में आपको देखने को मिलेगा नागवंशी। तो इसका टाइम फ्रेम ये है, 64 ईसा पूर्व में नागवंशी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नागवंशी से जो चीजें हमने देखा, तो एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हमें जानना होगा।
इसमें बेसिकली कुछ शासन व्यवस्था यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हमें राजाओं के बारे में पढ़ना है। नागवंशी शासन व्यवस्था में यहाँ राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली राजाओं के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से राजा थे, उनके क्या कार्य थे बेसिकली, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना है हमें। तो बेसिकली यहाँ सवाल यही पूछा जाता है कि कौन सा राजा ने नागवंशी समाज की स्थापना की, है ना, और संस्थापक कौन था। उसके बाद इस संस्थापक से संबंधित कुछ बातें देखनी है, और फिर हमें कौन सा शासक था, उसकी राजधानी क्या थी, ये देखना है। बेसिकली इतना ही हमें देखना यहाँ पर है, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के अंदर जो नागवंशी साम्राज्य की, नागवंशी का संस्थापक था वो फनी मुकुट राय माने जाते हैं। ये फनी मुकुट राय थे जिन्होंने नागवंशी साम्राज्य का, नागवंशी शासन व्यवस्था का स्थापना किया था। इनको ना एक वर्ड याद रखेंगे, आदि पुरुष। तो फनी मुकुट राय जो नागवंशी साम्राज्य के संस्थापक थे, फनी मुकुट राय, इनको फनी मुकुट राय इनको आदि पुरुष भी कहा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, आदि पुरुष भी इनको कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि फनी मुकुट राय को आदि पुरुष कहा गया है, और यहीं पे दो और महत्वपूर्ण राजा हैं, आपको याद रखना, भीमकर्ण और एक दुर्जन साल। फनी मुकुट राय तो आपको याद हो गया। ठीक है, वैसे आपको भीमकर्ण याद रखना है और दुर्जन साल। भीमकर्ण क्यों याद रखना है? क्योंकि भीमकर्ण ने कर्ण की उपाधि ली थी। ठीक है, दुर्जन साल को जैसे आदि पुरुष इनको कहा जाता है, वैसे भीमकर्ण को कर्ण की उपाधि उन्होंने लिया था, तो भीमकर्ण को कर्ण कहा जाता था। ठीक है, और जो दुर्जन साल था, आप यहाँ देखेंगे दुर्जन साल, इनको किस लिए याद रखना है आगे देखेंगे। ये इस पूरे चैप्टर के हीरो हैं वो दुर्जन साल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, पूरा चैप्टर इसी नाम के आसपास घूमता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन दुर्जन साल को शाह की उपाधि दिया था किसने? मुगल शासक जहांगीर ने। इन्होंने इसको शाह की उपाधि दिया था। क्यों? क्योंकि ये हीरे के पारखी थे। तो हीरे के पारखी होने के कारण दुर्जन साल को मुगल सम्राट शासक जो जहांगीर था उसने शाह की उपाधि दी थी दुर्जन साल को। तो ये तीन राजाओं को आपने याद रखा, खासकर फनी मुकुट राय को, भीमकर्ण को और दुर्जन साल को। ठीक है, क्यों याद रखना है हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको नोट करनी है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जहांगीर, आप बेसिकली यहाँ देखेंगे, जहांगीर एक खां आलम, जमींदार एक खां आलम, सॉरी, जमींदार एक खान आलम, मुगल कालीन ग्रंथों में नागवंशियों को क्या कहा जाता है? जमींदार एक खां आलम। क्यों कहा जाता था? मतलब समझना है कि मुगल कालीन ग्रंथों में आप पाएंगे कि नागवंशियों को जमींदार एक खान आलम कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये हीरों के खान के मालिक हुआ करते थे। आपको पता है भारत को तो बाद में लोगों ने लूटा, अंग्रेज आए, पर्शियन आए, ग्रीक आए, मुगल बाद में आए, मुगल तो भी आए, लेकिन शुरू शुरू के टाइम में ना भारत के पास बहुत सारा हीरा था। तो हीरे इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे हीरो से नीचे तो बात ही नहीं होती थी, आप इतिहास समझते हैं। तो हीरो के खान के मालिक थे। ठीक है, हीरो के खान के मालिक थे। एक सेकेंड, हीरो के खान के मालिक, एक सेकेंड, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जमींदार एक खां आलम मुगल कालीन ग्रंथों में नागवंशियों कहा गया क्योंकि ये नागवंशियों के को हीरो के खान के मालिक हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने एक चीज देखा था कि जो टैक्स सिस्टम था, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि नागवंशियों के प्रमुख शासक कौन बने। तो फनी मुकुट राय, आप इसको जानते हैं, इन्होंने संस्थापक थे ये नागवंशी साम्राज्य का। फिर आए एक प्रताप राय, भीमकर्ण आए, दुर्जन साल आए, यदुनाथ शाह आए और उदयनाथ शाह आए। ठीक है, फनी मुकुट राय जो था, फनी मुकुट राय उन्होंने सुतियांबे राजधानी बनाया अपना। प्रताप राय ने अपना जो राजधानी था चोटिया बनाया। भीमकर्ण का राजधानी खोखरा था। दुर्जन साल का राजधानी दोईसा था। और यदुवंश जो यदुनाथ शाह था, इन्होंने पालकोट अपनी राजधानी बनाई। और उदयनाथ शाह जो थे उन्होंने सत्ताग्रु रातूगढ़, सॉरी रातूगढ़, ध्यान देंगे, रातूगढ़ उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, रातूगढ़ याद रखेंगे। ठीक है,
अब जरा सा हम मुगलों के प्रभाव को देख लेते हैं। इस टेबल के ऊपर आप बात करें, देखो मेन की बात तो आपको ध्यान देना ही होगा, पर जेपीसी का जो पीटी है वो उसके लिए इतना पर्याप्त है, इतना सारा काम चल जाएगा। वैसे के लिए आपको शासक दे देगा और राजधानी पूछेगा कि किस शासक ने का कौन सा राजधानी था, या फिर मिलान करने दे देगा आपको, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से देखना है, तैयारी करके चलना है, ताकि आपको मिलान का सवाल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद करना पड़ेगा। फन्मुकोट राय के टाइम पे राजधानी क्या था, प्रताप राय के टाइम पे राजधानी क्या था, भीमकर्ण के टाइम पे राजधानी खोखरा था, दुर्जन शाह के टाइम पे राजधानी दौसा था। ऐसे ही आपको यदुनाथ शाह का पालकोट था और उदयनाथ शाह का रातूगढ़ था। तो ये आपको याद रखना है, मिलान वाले अक्सर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो मुगलों के प्रभाव को समझना है। इस टाइम पे 64 ईसा पूर्व में मुगल जो था बेसिकली, इसके बाद जब फनी राय ने 64 ईसा पूर्व में एडी में जब शासन की स्थापना कर दिया, दुर्जन साल के टाइम आते आते, ठीक है, फनी राय थे, प्रताप राय थे, भीमकर्ण थे, दुर्जन शाह के टाइम आते आते जो मुगल शासक थे वो जहांगीर थे। जहांगीर, अब ऑब्वियस सी बात है कि मुगल लोग तो भारत में सेवा करने के लिए तो आए नहीं थे, ठीक है। इनको चाहिए था टैक्स, इनको चाहिए था कर। जो इनको टैक्स देता वो इनके लिए अच्छा, जो टैक्स नहीं देता उनको ये परेशान करते थे, उनको ये काफ़ी विवश कर देते थे। तो हुआ मामला ये कि दुर्जन साल जो थे इनको ही ज़्यादा झेलना पड़ा मुगलों को, ठीक है। तो हुआ क्या, 1585 में, 1585 का वो टाइम था जब शासन व्यवस्था प्रभावित हुई। पहले क्या था कि मुंडा शासन व्यवस्था में या नागवंशी शासन व्यवस्था में कर जो था वो एक लिमिटेड एंटिटी थी। कर के लिए किसी को बाधित या परेशान नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद मुगलों का प्रभाव हुआ। 1585-86 के आसपास की बात है। इस टाइम पे मुगल अपने पीक पर थे, ठीक है। जहांगीर का दौर था ये, ठीक है। और इसी दौर पे कर के लिए काफ़ी दबाव मिलना शुरू हुआ। पहले कर मैंडेटरी नहीं था, कर के लिए इतना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन जहांगीर जब आया है भारत में तो उसने कर के लिए काफ़ी दबाव डाला। और जो राजा कर के लिए रेडी हो जाता था, जो राजा कल कर के लिए रेडी हो जाता था उसको तो सपोर्ट करता था, लेकिन जो राजा कर के लिए रेडी नहीं होता था उसको काफ़ी परेशान कर देता था। कौन, तो ये जहांगीर, ठीक है। तो एक समय होता है ना कि कोई भी इंसान की एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की, सहने की शक्ति होती है, लिमिट कर होती है। कोई बंदा बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिमिट ही है हर किसी को। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, क्या देखना है मैं बता देता हूँ। ये जो जहांगीर था, जहांगीर से काफ़ी विवाद हुआ, और विवाद में ये हुआ कि हम कर नहीं देंगे, ये कहना था दुर्जन साल का। लेकिन इसी अड़यंत में जब दुर्जन साल अड़ गया कि हम कर नहीं देंगे, नहीं देंगे, तो 1585 से लेकर के 1616 देख लो, करीब 31 साल का टाइम था। इस टाइम तक दुर्जन साल को लोगों ने, मतलब औरंगजेब ने, मतलब सॉरी जहांगीर ने 12 वर्षों के लिए कैद कर दिया। कहाँ पे कैद कर दिया 12 वर्षों के लिए, तो 12 वर्षों के लिए 1616 ईस्वी में दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया 12 वर्षों के लिए। क्यों भैया, दुर्जन साल ने कहा कि हम कर नहीं देंगे, और जहांगीर को कर चाहिए था, तो जहांगीर पावर में था, इसने दुर्जन साल को कैद कर लिया ग्वालियर के किले में, 12 वर्षों तक कैद रहा। सोचो, कर नहीं देगा। लेकिन राजा भला राजा क्या मरता क्या ना करता, फाइनली 12 साल के बाद दुर्जन साल स्वीकार करता कि ठीक है प्रभु, आप ले लीजिए कर हमसे। तो रिहा किया गया दुर्जन साल को इस शर्त पर कि 6,000 रुपया एनुअल देना पड़ेगा कर के रूप में। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आ चुका है, जेपीसी का प्री में सवाल आ चुका है कि कितने रुपए के बदले दुर्जन साल को जहांगीर ने रिहा किया। तो आपको याद रखना है 6,000 रुपया महीना, सालाना,
अब दुर्जन साल को पे करना होगा जहांगीर को कर के रूप में। इसी शर्त के ऊपर 12 साल के बाद जहांगीर ने दुर्जन साल को रिहा किया। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया। अब आगे देखते हैं। तो ये इस पूरे के पूरे टॉपिक से ना क्या इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहले तो आपको इंपॉर्टेंट समझ लो कि किस शासक की राजधानी क्या थी, ये आपको याद रखना है। और ये स्टोरी आपको याद रखना है। 1585 में प्रभावित हुआ, नागवंशियों का शासन व्यवस्था प्रभावित हुआ, कर की वजह से प्रभावित हुआ। कर न देने के कारण दुर्जन साल को 12 साल के लिए कैद किया गया ग्वालियर के किले में, और फिर फाइनली 12 साल के बाद रिहा किया गया इस शर्त पे कि वो 6,000 रुपये साल का पे करेगा मुगलों को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सवाल यहाँ से बन चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। दुर्जन साल जब रिहा हो गया ना, तो रिहा होने के बाद आम रैयतों से भी कर वसूला जाने लगा। पहले आम रैयतों से कर वसूला नहीं जाता था, लेकिन चूंकि राजा को तो 6,000 रुपये साल को देना है, चाहे तुम जैसे दो, अब मजबूरी क्या है, पैसे कर तो इकट्ठा करके देना ही है। इस वजह से क्या हुआ कि आम रैयतों से भी कर वसूला जाने लगा। ये प्रभाव काफी बड़ा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पे आम रैयतों से कर वसूला नहीं गया था। तो वर्षों के बाद शासन व्यवस्था में बदलाव, वर्षों का शासन व्यवस्था समझ सकते हो कि 600 ईसा पूर्व में अगर मुंडा आए, यहाँ से चलना शुरू हुआ झारखंड में इतिहास, तो करीब करीब ये बात है 1585 की। ठीक है, 1585 की बात है, आप देख लो ना, करीब करीब 2100 सालों का सफर है। 2100 2000 सालों की व्यवस्था अब मुगलों के कारण प्रभावित होती है, और फाइनली आम रैयतों से भी कर वसूला जाने लगा। भूइहर, मैंने बताया था आपको, मानकी को भूइहर कर दिए गए। यहाँ पर मालगुजारी वसूलने लगे, भूइहर मालगुजारी वसूलने लगे, और नागवंशियों ने आगे चलकर वसूलने के लिए जागीरदार भी रखे, कर वसूलने के लिए जागीरदार भी रखे। मतलब अब कर वसूलना अब प्राइमरी काम हो गया, कर वसूलना अब प्राइमरी कार्य हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आगे देखेंगे अंग्रेजों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो झारखंड में अंग्रेजों के आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ा, तो नागवंशी शासन स्वरूप के पर्सपेक्टिव से इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, क्या देखा आपने यहाँ पे, 1585 से कारनामा शुरू हुआ मुगलों का झारखंड में। पहले तो यही मुगल जहांगीर था, वो दुर्जन साल का इतना तारीफ किया कि उसको शाह की उपाधि दिया, बाद में इसको ही कैद कर लिया कर ना देने के कारण। आगे चल के देखो हुआ क्या, 4 डेट्स आपको याद रखनी है, 1765, 1775, 1793 और 1947। ठीक है, हालांकि ये आगे देखते हैं। तो अंग्रेजों के बिहार एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। अब फाइनली बिहार और बंगाल काफी बड़े प्रोविंस हुआ करते थे। बंगाल तो सबसे बड़ा, सबसे एक्टिव हॉटस्पॉट था भी, और बंगाल की तो बात, बिहार की तो बात है ही, बहुत बड़ा था बिहार, मगध वहीं से आया था। मगध का कह सकते हैं, मगध आगे ग्रो होता होता बिहार बना। तो 1765 में क्या हुआ कि अंग्रेजों को बिहार और बंगाल की दीवानी मिल गई, और बिहार और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद अब हुआ ये कि दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हुए। मतलब अब नागवंशी शासन, चाहे राजा जो भी रहता, अब नागवंशी जो है उसको जा करके पटना काउंसिल में रिपोर्ट करना पड़ता। क्यों? क्योंकि पटना काउंसिल से ही, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे बड़े आराम से देखेंगे कि बंगाल और बिहार का जब दीवानी प्राप्त हुआ, तो बंगाल और बिहार दोनों को एडमिनिस्ट्रेट करने लग गया पटना काउंसिल। अब बंगाल और बिहार से जितने भी कर होते थे वो सब जा करके पटना काउंसिल में जमा करना पड़ता। ठीक है, यह क्षेत्र पटना काउंसिल के फोर्ट विलियम के अधीन था। पटना काउंसिल में उस टाइम फोर्ट विलियम हुआ करते थे। ठीक है, तो फोर्ट विलियम के अधीन था। ठीक है, तो बंगाल और बिहार में जितने कर होते थे वो सब कर क्या होता था, यहाँ लाके जमा करना पड़ता था। ठीक है, फोर्ट विलियम वहाँ के उस टाइम कह सकते हैं प्रमुख थे, हेड थे।
ठीक है, ये हुआ बात। तो 1765 में फाइनली जाकर के बंगाल बिहार की दीवानी प्राप्त कर लिया इन्होंने, और पटना काउंसिल में जाकर के इनको कर जमा करना पड़ता था, क्योंकि अब वो उसके अधीन हो गए थे। और उस टाइम पटना काउंसिल के जो प्रमुख थे वो फोर्ट विलियम थे, विलियम फोर्ट विलियम थे। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेट मैंने बताया आपको वो 1775 में। अब क्या हुआ, इस प्रक्रिया में थोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि सीधा बिहार और बंगाल के लोगों का आ करके पटना काउंसिल में रिपोर्ट करना, कर जमा करना, ये थोड़ा सा कुछ कुछ यहाँ पे इन अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो 17 उनको लगता था कि पूरा प्रॉपर कर हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, बीच में संभावना है कि कर एग्जैक्टली मुझ तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसा लगता था। तो एसी विटली, हाँ देखिएगा नाम, एसी सवाल बना है एग्जाम में, एसी विटली को छोटा नागपुर का फर्स्ट सिविल कलेक्टर अपॉइंट किया अंग्रेजों ने। ठीक है, एसी विटली को छोटा नागपुर का खास का फर्स्ट सिविल कलेक्टर अपॉइंट किया, ताकि कर अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से डिपॉजिट हो सके, प्राप्त हो सके। लेकिन ये इम्पैक्टफुल नहीं रहा, लोकल लोगों ने इसको इतना वैल्यू दिया नहीं, या कह सकते हो ऐसे विटली अकेला क्या करता है ना, बिहार और बंगाल इतने बड़े प्रोविंस को अकेले संभालता, तो कैसे संभालता, नहीं संभाल पाया। ठीक है, एक कुछ खास इम्पैक्ट डाला नहीं। फिर क्या हो, जमींदार और जागीरदार तो है ही है, राजा तो है कि नहीं। विटली आया, क्या कर लेगा, राजा आया तो आया, राजा क्या ही कर ले। अब ये विटली भाई अकेले क्या कर लेगा, इतना बड़ा प्रोविंस है बंगाल और बिहार, यहाँ पे इतने बड़े प्रोविंस को कोई एक बंदा कैसे ही मैनेज कर लेगा, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो एसी विटली का फेल होना तो थोड़ा स्वाभाविक था, एसी विटली का फेल होना तो बहुत ही स्वाभाविक था, है ना, बहुत स्वाभाविक था एसी विटली का फेल होना। ठीक है, फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1797 में, आपको ये डेट याद रखना होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेट है। 1797 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। ठीक है, और अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था किस काल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। क्या था ये अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त लागू होते ही जितने भी राजा थे सब जमींदार बन गए। अब भैया कोई राजा फाजा नहीं रहेगा, कोई राजा बाजा नहीं रहेगा। ठीक है, जितना भी राजा था अब सब एक जबरदस्त छोटा सा एक जमींदार बन के रह गया। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, सभी नागवंशी राजा जमींदार बन गए, और जब जमींदार बन ही गए तो राजा को कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहीं से क्या हुआ, फिर धीरे धीरे नागवंशी में जो राजा प्रथा था वो खत्म हुआ, और 1947 में क्या हुआ, भारत का स्वतंत्रता हो गया, और स्वतंत्रता के साथ झारखंड में पारंपरिक नागवंशी शासन का अंत हो गया। तो यहीं से नागवंशी शासन खत्म हुआ। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा 64 ईसा पूर्व में, मुंडाओं के आगे की बात कर रहा हूँ मैं, 64 ईसा पूर्व के अंदर नागवंशी फनी मुकुट राय जो थे वो नागवंश का संस्थापना किया उन्होंने, नागवंशी एक्शन में आए, नागवंशी चैप्टर में आए, और उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। 1585 में, हमने आगे थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा समरी देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़े यहाँ पे, एक बार हम अच्छे से बहुत अच्छे से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से रिकैप कर लेते हैं, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे हम अच्छे से समझने की बात कोशिश करेंगे। यहाँ पे कहानी था क्या, तो कहानी बहुत सिंपल था भाई, कहानी बहुत सिंपल था। कहानी ये था कि 64 ईसा पूर्व में, 64 ईस्वी में नागवंशी, ये जो नागवंशी थे, नागवंशी की स्थापना फनी मुकुट राय ने किया। फनी फनी मुकुट राय ने स्थापना किया 64 ईसा पूर्व में नागवंश का, और स्थापना करने के बाद शासन प्रक्रिया आगे बढ़ा। करीब करीब 2000 साल बाद 1585 ईस्वी आया, 1585 ईस्वी आया। इस टाइम पर मुगल आ चुके थे इंडिया में, तो झारखंड में भी आया, obvious सी बात है। उस टाइम पे मुगल का जो शासक था वो जहांगीर था, और जहांगीर ने क्या किया, इस जहांगीर थे इस टाइम पे नागवंशी शासन में, आपके कौन कौन थे नागवंशी शासन में इस टाइम पे, दुर्जन साल हुआ करते थे, दुर्जन साल। इनको दुर्जन शाह भी कहा जाता था, क्यों, शाह की उपाधि इनको जहांगीर ने ही दिया था।
क्यों, हीरो की चीज समझ रखते थे ये। तो जहांगीर आए सेशन में, ठीक है, 1585 में। तो यहाँ पर करीब करीब 1616 ईस्वी में कर न देने के कारण दुर्जन साल ने टैक्स देने से मना किया। तो दुर्जन साल को जहांगीर ने कैद कर लिया ग्वालियर के किले में। क्यों भैया, क्योंकि ये कर देने से मना कर रहे थे, और 12 साल के लिए कैद किया। अब करता मरता क्या नहीं करता। तो 12 साल के बाद दुर्जन साल ने कहा ठीक है भैया, 6,000 रुपये साल का देने की बात, 6,000 रुपये साल का पर एनम दुर्जन साल मुगलों को देंगे कर कलेक्ट करके, कर के रूप में, और इसी शर्त पे रिहा किया। ठीक है, अब हुआ क्या, रिहा तो कर दिया, लेकिन धीरे धीरे 1700, अब बात आगे जाती है 1785। ठीक है, बात यहाँ जाती है, इस टाइम पर मुगल कमजोर हो चुके थे, पलासी का युद्ध हो चुका था यहाँ पर, अब मुगलों का शासन खत्म हो चुका था, अब अंग्रेज सत्ता में आ चुके थे। ठीक है, और मुगलों के जो कर मिलता था, मुगलों को जो कर दिया जाता था, अब वही कर अंग्रेजों को मिलना शुरू हुआ। 1785 में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को क्या हुआ, बिहार और बंगाल का दीवानी मिल गया इनको। और फिर 1785 में सारे नागवंशी राजा जो हुआ करते थे, बिहार और बंगाल का दीवानी मिलने के बाद ये पटना काउंसिल में जाकर के कर जमा करते थे, पटना काउंसिल में जाके कर जमा करते थे। इस टाइम पटना काउंसिल के जो चीफ थे वो फोर्ट विलियम हुआ करते थे, फोर्ट विलियम हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद ये सिस्टम काफ़ी हद तक नहीं चला। फिर 1793 में जाकर के 1793 में जाकर के आप यहाँ देखेंगे एक बहुत मजेदार घटना घटी थी। 1793 में घटना घटी थी, क्या घटना घटी थी कि अस्थाई बंदोबस्त आया। अस्थाई बंदोबस्त आप पढ़े, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको। ये जो अस्थाई बंदोबस्त था, इसने क्या किया, सभी राजाओं को, अस्थाई बंदोबस्त जो आया था इसमें हुआ ये कि सभी राजाओं को, जितने भी राजा हुआ करते थे ना, ये सभी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। और जब जमींदार रहा ही नहीं, राजा रहा ही नहीं, सब जमींदार बन गए, तो राजाओं के शासन की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद तो भारत आज़ादी हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार नागवंशियों का अस्थाई बंदोबस्त लागू होते ही 1793 में नागवंशी राजाओं का शासन समाप्त हुआ। तो हमने देखा 64 ईसा पूर्व से लेकर के 1797 ईस्वी तक करीब करीब ये 2000 वर्षों तक इतिहास रहा नागवंशियों का। ठीक है, नागवंशियों का। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर जो सवाल बेसिकली पूछे जाएंगे आपको याद रखना है, तो मैंने बता दिया आपको, ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और फाइनली ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो सवाल बनते हैं ये राजधानी आपको याद कर लेना है, यहाँ से सवाल आपको जरूर बनेंगे, देखने को मिलेगा। ठीक है, नागवंशी से पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाता है। तो कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप। ठीक है, और थोड़ा सा बात हम यहाँ पर ये भी अब कर लेते हैं कि झारखंड का इतिहास बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। झारखंड स्पेशल जो बैच है ना, झारखंड स्पेशल में जो एक आपको जो सवाल पूछे जाएंगे जेपीसी पीटी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पूछे जाएंगे। तो आपको डेप्थ भी देखना है और विड्थ भी देखना है, गहराई भी समझनी है और चौड़ाई भी देखना है पूरे सिलेबस का। तो सिलेबस भी कवर करना है आपको और क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हैं या जो जो पढ़ने वाले हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे प्रकार से आप तैयार करते जाइए, क्वेश्चंस लगाते जाइए। क्वेश्चंस लगाने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी पे काफ़ी देर तक चीज़ें याद रहेंगी, आपको आप रिटेन रख पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो लगाना मत भूलिएगा क्वेश्चंस को। और मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप बेहिचक कमेंट करें, वहाँ पर डिटेल से जानकारी आपको जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और ये पूरा का पूरा बैच है, चाहे ये जैसे भी हो, यूट्यूब के अंदर इस बैच को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी में मदद करने का आई होप कि ये पूरा पूरा मेरा भरसक प्रयास होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक
ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से तरीके से पूरा करिए, और आगे चल के आपको कोई गुड न्यूज़ हो तो ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।